अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। राजस्थान के उदयपुर जिले में कन्हैया लाल के शव का अशोकनगर शमशान घाट में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम आपको बता दें कि उदयपुर में मंगलवार को दो व्यक्तियों ने कन्हैया लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आज शहर में कर्फ्यू लगे होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे। अंतिम संस्कार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि अंतिम संस्कार का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। दूसरी ओर एनआईए ने कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के संबंध में आतंकवाद निरोधी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत बुधवार को मामला दर्ज किया। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा, आरोपी देश भर में जनता के बीच आतंक फैलाना चाहते थे। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमें उदयपुर पहुंच गई हैं और उन्होंने मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के संबंध में शुरू में मामला उदयपुर के धनमंडी थाने में दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302, 153A, 153B, 295A और 34 के साथ ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उदयपुर की घटना कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है बल्कि एक आतंकी हमला है और इसके लिए वहां की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भारत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की टिप्पणी को पूरी तरह से अवांछित करार देते हुए बुधवार को उसे खारिज कर दिया और कहा कि यह देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। इस विषय पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा कि भारतीय प्राधिकार ने स्थापित न्यायिक नियमों के तहत कानून के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद की एक अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में झूठे साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष लोगों को फंसाने के एक मामले में रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधान भवन के प्रधान सचिव को गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। शिवसेना ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है और विधानसभा में संख्या बल की किसी भी परीक्षा में वह उत्तीर्ण होंगे। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने बुधवार को राज्य सचिवालय के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत से मुलाकात की और शिवसेना के बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आग्रह किया, जो 30 जून को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए राज्य में आने वाले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह घोषणा की। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी और 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती भी 6 अगस्त को ही होगी। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,506 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,34,33,345 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 99,602 हो गई है। सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में महामारी से 30 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 5,25,077 पर पहुंच गई है। बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 विधायक बुधवार को मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। इसके साथ ही राज्य विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के इन 4 विधायकों को एक कार से खुद विधानसभा ले गए और सदन के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। आरजेडी में एआईएमआईएम के जो विधायक शामिल हुए हैं उनमें मोहम्मद इजहर आरफी, शाहनवाज आलम, रुकानुद्दीन अहमद और अंजार नईमी शामिल हैं। विधानसभा में अब ओवैसी की पार्टी के सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान रह गए हैं। हम आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और भूस्खलन हुआ। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में भूस्खलनों में 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि लापता 2 अन्य लोगों के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को होलोंगी में भीषण भूस्खलन में जल शोधन संयंत्र में काम कर रहा एक मजदूर दब गया था। रात में उसका शव बरामद किया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए अमेरिका यूरोप में अपनी फौज बढ़ा रहा है। मैड्रिड में नाटो के सदस्य देशों के नेताओं के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए नाटो महासचिव से मुलाकात में बाइडेन ने कहा, नाटो मजबूत और एकजुट है और हम इस सम्मेलन में कदम उठा रहे हैं तथा हमारी सामूहिक शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पोलैंड में एक स्थायी मुख्यालय स्थापित कर रहा है। 2 अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमान के बेड़े ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं और जर्मनी तथा इटली में भी और अधिक वायु रक्षा तथा अन्य क्षमता वाली प्रणालियां भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की T20 बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर बरकरार रहने के साथ भारत के विराट कोहली को पछाड़कर सबसे लंबे समय तक T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली पिछले दशक में 1013 दिनों तक दुनिया के नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज रहे थे, लेकिन बाबर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अन्य बल्लेबाजों में भारत के ईशान किशन को 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन की बदौलत दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। शेयर बाजारों में 4 दिन से जारी तेजी का दौर बुधवार को कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मुनाफा वसूली से थम गया और मानक सूचकांक सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा गिर गया। विश्लेषकों के मुताबिक विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला कायम रहने से भी घरेलू शेयर बाजार प्रभावित हुए। उतार चढ़ाव से भरे कारोबारी सत्र में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 150.48 अंक यानी 0.28% गिरकर 53,026.97 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 51.10 अंक यानी 0.32% की गिरावट के साथ 15,799.10 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।